उसके भी ये बहुत डर लगता है भाई, कल ने ऐसा पता चल जाए, भगवान ना करे, कि भाई उसकी डेड बॉडी देखने को मिल जाए, तो हो सकता है कि हमारे घर से फिर दो अर्थियाँ उठेंगी, एक तो मेरी बहन की और एक देखो भाई उन्होंने बताया कि भाई इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये पहले तो पहचान में नहीं आया, तो बाद में उन्होंने एक और डेड बॉडी की सुनी है कि भाई डेड बॉडी वहाँ पर डेथ हो चुकी है भाई कैथल गांव के, मैं जुनेदपुर गांव है कैथल ज़िले में, वो भी पूरे नहीं हुए। मेरी बहन ने अपने जेवर तक बेच दिए उसको वापस, वो वहाँ बेचने के लिए शिव विंडो पे लगाई थी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। और जैसे उनके पास जाते हैं तो बताऊं आपको, उन्होंने ये जवाब दिया था, ये गलत दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमसे क्या बच्चे पूछ के गए थे, तो ये एक हमारे प्रदेश के सीएम हैं, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मुख्यमंत्री की बात करें? जी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जवाब दिया। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के अंदर आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं श्री भगवान। श्री भगवान के भांजे रशिया गए थे एक सपना लेकर के कि वहाँ जा कर के अच्छी कमाई करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और फिर अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। लेकिन श्री भगवान के भांजे, जो कि रोहतक ज़िले के ही एक गांव तैमूरपुर से संबंध है जिनका, वो कई दिनों से गायब हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो रशियन आर्मी के अंदर उनको बहका करके भर्ती करवाया गया और अब वो रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी जानकारी श्री भगवान से लेंगे और ऐसे 58 और युवा हैं जो इसी तरह से किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। कई दिनों से श्री भगवान और बाकी सभी परिवार कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से, कभी स्टेट गवर्नमेंट से, कभी मुख्यमंत्री से, सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे परिजनों को बचाया जाए। क्या है पूरा मुद्दा और कितना गंभीर है ये मुद्दा और क्या कुछ किया जा रहा है, ये सब श्री भगवान से जानेंगे। श्री भगवान जी, आपका पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, संदीप आपका भांजा है जी, तो क्या कहानी है? संदीप कब रशिया गया था और क्या करने गया था और कब से गायब है? जी संदीप 23 सितंबर 2024 को रसिया स्टडी वीज़ा पर गया था। तो तकरीबन 10 महीने काम करने के बाद वो वहाँ पर, जैसे रेस्टोरेंट में काम करता था पहले, तो 10 महीने बाद उसको एक एजेंट अम्बाड़ा से था, जो नाम तो मेरे को पता नहीं, तो उसकी मुलाकात हुई उनसे। तो ऐसे ही दोस्ती बढ़ी, तो बातों बातों में उन्होंने कहा भाई यहाँ पर रेस्टोरेंट में क्या काम करता है और कितना कमा लेता है। तो ये मॉस्को में मुलाकात हुई? जी, ये मॉस्को में ही मुलाकात हुई थी। तो उसने उसको बताया कि भैया तो क्या काम करता होगा, क्या कमाता होगा, चल आपको वहाँ की आर्मी में ज्वाइन करवा देता हूँ। रशियन आर्मी? बिल्कुल, रशियन आर्मी में, और अच्छी खासी तनख्वाह दिलवा दूंगा। और 2.5 लाख रुपए तनख्वाह बताई उसको और 10 लाख रुपए एग्रीमेंट उसको पहले दे दिया गया, उसके खाते में डाल दिया गया था। तो जब वो एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे, बाद में बताया था ये, तो उसने बताया था कि भाई हमको, भाई ये रशियन लैंग्वेज में था, हम फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे तो हमें फ़ोटो नहीं लेने दिया कि वो इसको ट्रांसलेट करके देख ले भाई क्या है एग्रीमेंट में, क्या लिखा हुआ। तो ऐसा करने से उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये नहीं कर सकते आप। तो साइन वगैरह हो गए। तो साइन करने के बाद उसने हमको बताया भाई मैंने तो यहाँ की आर्मी ज्वाइन कर ली है। अगर वो पहले बता देता तो हम उसको कुछ सुझाव देते, भाई ये तो आपने गलत किया, गलत करना है, गलत करोगे। तो उसने बाद में बताया ये, चलो भाई हो गया। तो उसने बताया था हमको भाई 3 महीने तक हमारी कोई बात नहीं होगी। तो बोला भाई अब 3 महीने तक हमारी वो चलेगी ट्रेनिंग। चलो सही है भाई। तो फिर उस ट्रेनिंग उसको दी गई मात्र 10 या 15 दिन के आसपास। उसके बाद 20 सितंबर को वहाँ पे बंकर में भेज दिया ट्रेनिंग 10 दिन की देने के बाद। फिर जी 5 दिन तक वहाँ पर रहा। फिर भाई वहाँ के जो ऑफिसर थे, कमांडर रशिया के, तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करके मोबाइल लिया। तो उस भाई जो कमांडर था उसने उसको मोबाइल दिया रखने के लिए, बोला कि मेरे पास 2 हैं, एक आप रख लो, कोई बात नहीं। फिर जी वो बात करने लगा, अपना नंबर डाला उसमें मोबाइल में, तो व्हाट्सएप पे बात करने लगा। ऐसे ही कंटिन्यू 5 दिन तक लगातार बात हुई हमारी। फिर जी इस दौरान उसने बताया कि भाई यहाँ पर तो मैं इस स्थिति में फंस गया हूँ, मेरे को केवल 10 दिन की ही ट्रेनिंग दी गई थी
और अब बंकर में पड़ा हूँ। यहाँ पर न तो खाने का कुछ है न और कुछ सुविधा मिल रही है। खाने के लिए भी 24 घंटे में केवल दलिया या खिचड़ी टाइप में कुछ दे रहे हैं हमको, ब्रेड वगैरह, बस यही दे रहे हैं 24 घंटे में एक बार। तो हमने कहा भाई ये तो देखो गलत हुआ है, अब वापस आने का कुछ चांस हो तो देख ले। बोला तो नहीं आ सकता 1 साल तक, चलो भाई देख ले जैसे जैसे मैनेज कर ले, हमने कहा। तो उसने बताया कि भाई यहाँ पर लड़ाई तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है और जान जाने का भी जोखिम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक फौजी को आगे भेजा जाता है। जो रशिया को ऑक्युपाई एरिया है, यूक्रेन का हिस्सा है, जो वहाँ पर भेजा जाता है और रात को गश्त पे भेजते हैं। तो ज़मीन में लैंड माइन्स होती हैं, उन पे अगर पैर आ जाए तो डेड बॉडी, मतलब इंसान के चिथड़े चिथड़े हो सकते हैं। फिर उसको बताया कि भाई, उसने बताया भाई ऊपर ड्रोन का भी बहुत खतरा है, ड्रोन उड़ते रहते हैं यहाँ पे, अगर देख ले तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं उसके द्वारा। भाई मैं बोला भाई कोई ज़्यादा दिक्कत है तो देख ले भाई, रिक्वेस्ट करके आप कुछ बहाना बना लिया करो, हो सकता है कि भाई आपको यहीं रख ले। बोला बहानेबाजी का तो कोई काम ही नहीं है, इनके पास ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो पेट का दर्द भी ठीक कर देती है एक ही बार में। तो चलो कोई बात नहीं भाई। तो हमारी लास्ट बात 1 अक्टूबर को हुई थी 2025 को, जब उसने बताया था कि भाई आज मेरा नंबर है आगे भेजने का रात को, और तो सब जा लिए। तो हमारी उससे 20 मिनट बात हुई थी मेरी। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। तो जब तो वो ऐसा लग रहा था भाई हमारे सामने कुछ बातें छिपा रहा था, भाई कुछ दुख ना हो ऐसा कुछ महसूस जताने की कोशिश कर रहा था हमारे सामने, भाई घर वाले परेशान ना हो। उसके बाद जी क्या हुआ, रात को एक वीडियो फेसबुक पे आती है जिसमें ये बताया गया कि भाई यहाँ पर तो मेरी जान को बहुत खतरा है। और ये वीडियो यहाँ कर्मो धर्मो है जो देसी पत्रकार है उसके पास भेजता है वो, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई यहाँ पे जान का बहुत खतरा है, कृपया करके मुझे बताए, ये देखो बंकर में हाँ हम, और जान का बहुत खतरा है, हमें बचा लो, जैसे तैसे करके ये गुहार लगाई उसने। तो वो वीडियो जब अपलोड हुई फेसबुक पे वायरल हुई तो पता चला हमें तो भाई ये तो गलत फंस गया बहुत ज़्यादा। संदीप की थी वो वीडियो? जी बिल्कुल, वीडियो है मेरे पास भी। तो हम 2 अक्टूबर से ही कार्रवाई में जुट गए। सबसे पहले एसडीएम ऑफिस गए, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई हमने, भाई गुहार लगाई कि भाई हमारे बच्चा ऐसे ऐसे फंस गया है, वहाँ पे गलत तरीके से फंसा लिया गया है और कि उसको वापस लाया जाए। और फिर हमने पीएम ऑफिस में भी एक मेल डाली और सीएम के पास भी एक, जो सीएम विंडो होती है उसमें भी एक एप्लीकेशन डाली, और मंत्रालय जो दिल्ली मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उसमें भी हमने एप्लीकेशन लगाई। उसके बाद हमारा आना जाना मंत्रियों के पास, एमपी के पास होता रहा बहुत ज़्यादा, हम जगह जगह गए। तो यही आश्वासन देते भाई आपकी कार्रवाई चल रही है, प्रोसेसिंग में है, भाई जल्दी वापस लाया जाएगा, ये बताया गया हमको। तो श्री भगवान जी, जैसे संदीप का, आपके भांजे का आपको पता लगा कि वो इस तरीके से रशिया स्टडी वीज़ा पे गया और वहाँ किसी ने बहका करके उसको रशियन आर्मी ज्वाइन करवा दी जी। तो फिर जब आपने रिसर्च किया, लोगों से बात की, तो आपके सामने क्या आया? क्या हरियाणा से और युवा भी हैं जो इस तरह से फंसे हुए हैं? जी, हमने जी उस टाइम पे तो हमने इतना ज्ञान नहीं था, तो जैसे तैसे एक आधी वीडियो आती गई जो वायरल हो चुकी थी, तो हमने जैसे तैसे करके उनके घर वालों का पता लगाया, कौन कहाँ से है, कॉन्टैक्ट नंबर निकाला। तो हमने उनसे बात की तो बोल रहा था भाई हमने कई दिन हो गए कार्रवाई करते हुए, हमारे को कोई अच्छे से सुविधा नहीं मिल रही है, हर जगह से यही बता दिया जाता है कि भाई आपकी कार्रवाई चल रही है। तो हमने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें आहिस्ता आहिस्ता वो वीडियो हमने अपलोड की, तो जिसने देखी भाई, जिसको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे ग्रुप बना हुआ है, तो लोग जुड़ते गए। आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 58 बच्चों की लिस्ट बन चुकी है जिनके घर वालों से हमारी बात होती है, जो इनके बच्चे मिसिंग है अब तक। जिसकी तो मिसिंग वो हैं जो इसी तरीके से रशियन आर्मी में ज्वाइन करवा दिया गया और उनको बॉर्डर पे भेजा हुआ है और उसके बाद से गायब है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा उनसे। वे वही उनके घर वालों ने यही सूचना दी हमें, भाई किसी के घर वालों से बात हुई है तो उसको 3 महीने हो गए हैं और किसी को 2 महीना हो गया है, ऐसे ऐसे परिवार मिले हमें। तो क्या ये सभी जो युवा गए थे, क्या सभी स्टडी वीज़ा पे गए थे? हाँ जी, ये लगभग स्टडी वीजा पे लीगल तरीके से गए हुए हैं, न कि इलीगल। क्या पढ़ने गए थे? ये वहाँ
कोई लैंग्वेज है, लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है, वो पढ़ने गए थे। और यही सोच के गए थे भाई पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम धंधा भी कर ले, परिवार की हालत नाजुक है आजकल तो सभी भाई मिडिल क्लास आदमी की तो यही समस्या है। तो मेन तो कमाई के लिए गए थे, जी। लेकिन पढ़ाई तो चलो पढ़ाई एक तो वीज़ा साथ में लगता एक नहीं वीज़ा वैसे। लगता नहीं वैसे। हाँ। स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा तो बहुत ही कम लगता है, ओपन वीज़ा रहता है, स्टडी वीज़ा। तो मॉस्को में कितने दिन काम किया? मॉस्को में रेस्टोरेंट में कितने दिन काम किया संदीप ने? संदीप ने 10 महीने काम किया वहाँ कुछ पे। पैसे भी कमाए, हाँ, कुछ पैसे कमाए। घर भेजे कुछ? जी, थोड़े बहुत घर भेजे। हमने 6 लाख रुपए मतलब लगे थे जब वो भेजा, तो वो भी पूरे नहीं हुए। मेरी बहन ने अपने जेवर तक बेच दिए उसको वापस, वो वहाँ भेजने के लिए। आपकी बहन ने? जी। कि ताकि संदीप हाँ, वहाँ संदीप जाके वहाँ कामयाब हो जाए, घर की हालत सुधर जाएगी। और जब रशियन आर्मी ज्वाइन कराई गई तब भी कुछ पैसे दिए गए उसके अकाउंट में? जो वहाँ का अकाउंट था, जो रशिया में अकाउंट खुलता है, वो उसके अकाउंट में आए थे पैसे। ये हमको बताया गया था कि भाई 10 लाख रुपए मेरे खाते में आए थे, लेकिन मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को इतना समय नहीं दिया गया, इससे पहले हमसे मोबाइल ले लिया गया, ये बताया था उसने। तो वो है नहीं है, उसका कुछ नहीं नहीं, पता? उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि जो हमारे मतलब सूत्रों से पता चला है, जैसे वो के घर वालों से बात होती है बच्चों के, तो उन्होंने बताया है कि भाई हमारे बच्चे के अकाउंट में जो पैसे पहले के भी पड़े हुए थे वे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सब डाटा तो उनके पास चला जाता है, उनकी आईबी। और भाई हमारे से तो काफ़ी एडवांस है, टेक्नोलॉजी है भाई उनके पास। तो जो अकाउंट में पैसा पहले का था वो भी निकाल लिया है। कुछ सूत्रों से हमें ये पता चला कि उसके घर वालों ने ये बताया हमें, और उसका तो पता नहीं है कि भाई पैसे वे हैं या नहीं हैं उसके अकाउंट में। रशिया और यूक्रेन का युद्ध तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है जी। और जैसा आपने बताया कि पिछले साल ही संदीप गया था, तो आभास तो ये चीज़ पता ही होगी संदीप को भी कि अगर रशियन आर्मी ज्वाइन करेंगे तो बॉर्डर पे भेजेंगे यूक्रेन से लड़ने के लिए और वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो फिर आपके हिसाब से उन्होंने क्यों ज्वाइन की रशियन आर्मी? जी, एक्चुअली बात ऐसी है, देखो भाई युद्ध तो भाई बॉर्डर पे छिड़ते हैं, बॉर्डर पे युद्ध होते हैं। युद्ध तो हमारा यहाँ पाकिस्तान के साथ भी होता है। ये तो नहीं कि भाई हम घर से बाहर निकलना बंद कर दें, काम धंधा तो हम फिर भी करते हैं, लेकिन जो ये झांसा दिया जाता है काम का, भाई आपको कुक का काम है या गड्ढे खोदने का काम है या फिर अच्छा, भाई उस समय ये बताया गया था कि आपसे लड़ाई नहीं लड़वाएंगे, आपसे गड्ढे खुदवाएंगे, कुक का काम करवाएंगे, साफ सफाई का काम कराएंगे। जी, ये बताया गया था। और 1 साल के लिए एग्रीमेंट होगा तो अच्छा खासा रुपया मिल जाता है। तो यही सोच कर उन्होंने भाई वो ज्वाइन कर ली। भाई 1 साल तो करना है, क्या ज़्यादा दिन है, और ये तो कुक का ही तो काम है, ये सोच के किया था उन्होंने तो ज्वाइन। तो फिर बदले में उनको हथियार पकड़ा दिए गए? बदले में हथियार पकड़ा और दिए। ट्रेनिंग सिर्फ 10-12 दिन की? जी बिल्कुल। तो 10-12 दिन में तो हथियार पकड़ना भी नहीं आता? नहीं, पकड़ना भी नहीं आता। यहाँ पर अगर देखो हमारे सूत्रों के मुताबिक अगर पता चला कि भाई यहाँ पर अगर एक जवान को आर्मी में भाई भर्ती किया जाता है तो वो ट्रेंड करने में उसको कम से कम 4-5 साल लग जाते हैं। जो युद्ध लड़ने के लिए उसको जो तरकीबें सिखाई जाती हैं 4-5 साल लग जाते हैं, और तब वो जाके कहीं अच्छा सोल्जर बनता है। अब उसको तो 10 दिन में क्या बचना भी नहीं आएगा, उसको तो चलाने का तो छोड़ो। अभी हिसार के गांव में एक डेड बॉडी भी आई है। जी बिल्कुल। आप उनके घर गए, उनसे पता किया, क्या मामला था? जी, वो उन्होंने बताया था कि मेरे को भाई हिसार का कौन सा गांव है? ये हिसार में मदन एडी गांव है, मैम से आगे पड़ता है ये। तो मैं वहाँ पे गया, पहले भी गया था। जब उसका पता चला भाई अखबार में एक वो आई थी, न्यूज़ आई थी, मैं उसको पढ़ के वहाँ पे पहुँचा था। तो तब मेरे को बताया गया था कि भाई ये जो लड़के की वो फ़ोटो वगैरह डाली है वहाँ से हमें ये मिला है भाई उन्होंने बताया कि भाई इसकी डेथ हो चुकी है। तो ये पहले तो पहचान में नहीं आया, तो बाद में उन्होंने एक और डेड बॉडी की सुनी है कि भाई डेड बॉडी वहाँ पर डेथ हो चुकी है भाई कैथल गांव के जुनेदपुर गांव है कैथल ज़िले में। तो करमचंद नाम का लड़का की डेथ हो चुकी है। तो वो हुई थी 6 सितंबर को, और 19 सितंबर को उन्होंने पता चला, शायद हाँ यही था। और 19 सितंबर को उनको इत्तला दी गई भाई आपके लड़के की डेथ हो चुकी है और आपको डेड बॉडी लेने के लिए मॉस्को आना पड़ेगा कि डेड बॉडी चाहिए। तो ऐसे ही कार्रवाई चलती रही। उन्होंने भी भाई बहुत जगह घूमे फिरे, मंत्री संदर के पास गए हैं, तो अच्छे से भाई कार्रवाई की, तब जाके कहीं जुनेदपुर वाले लड़के की 1.5 महीने में डेड बॉडी आई थी।
तो और मदन हेड़ी वाले लड़के, मदन एडी वाले लड़के की आई थी 52 दिन में डेड बॉडी। क्या नाम था? नाम सोनू था उसका। सोनू। जी उसी गांव का एक लड़का और गायब है। जी, उसका नाम अमन है। अमन। वो उसी के गांव का है जी। मैं दोनों के घर गया हूँ, मदन हेड़ी, और आपसे भी बात हुई थी जी। आपके भी जो भांजा है उसके परिवार से भी मिल के आया हूँ, आपसे भी बात हुई थी। तो जो मुझे समझ में आया तीनों घरों में जाने के बाद कि ये तीनों जो युवा गए थे और बाकी सभी युवा भी जो गए थे, एक तो यहाँ हरियाणा में उनके पास रोजगार नहीं था। जी अगर यहाँ रोजगार होता तो वो वहाँ क्यों जाते? बिल्कुल। यानी कि यहाँ बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। दूसरा, जब वो वहाँ चले गए तो वहाँ पर जो एजेंट आपने बताए उनको यही झांसा दिया गया कि भाई रशियन आर्मी आपको ज्वाइन कराएंगे, लेकिन लड़ाई आपने नहीं लड़नी है, लड़ाई लड़ेंगे जो सोल्जर्स हैं वो। आपको तो बैक ऑफिस काम करना, जैसे गड्ढे खुदवा लिए, जैसे कुकिंग करवा ली, साफ सफाई करवा ली, बर्तन धुलवा लिए, या और जो छोटे छोटे काम होते हैं XYZ, लेकिन गन से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा आपका, ये बताएगा। और उसके बाद मुझे ये समझ में आया, ये बताया गया कि बिना ट्रेनिंग के उनको सीधा बॉर्डर के एरिया पे भेज दिया गया। जैसा आपने बंकरों में भेज दिया गया जहाँ 24 घंटे में एक बार ड्रोन आके खाना देता था। जी बिल्कुल। और वो भी आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आ गया। और वो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकते, वो वहाँ से हर हालत में अपने घर वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो अपने घर आ सके। और एक बात समझ में ये आई कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करवाया गया वो रशियन भाषा में या किसी और भाषा में है, जो कम से कम हम हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इसके अलावा तो हम कोई भाषा पढ़ नहीं सकते, रशियन तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, और उसकी जांच परखने का भी समय नहीं दिया गया। बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? क्या ये सारी बातें सत्य हैं? जी, ये जो आप जानकारी जुटा पाए हो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सत्य है। मेरे को भी यही पता चला है। हम भी कई परिवारों से मिल चुके हैं, घर जाके उनसे मुलाकात की है, तो सबने यही बताया है जो आप उनके। तो आप लोग जंतर मंतर भी गए, कितने परिवार गए थे और क्या मुद्दा आपने कहाँ उठाया? जी, जंतर मंतर पे हम 3 नवंबर को गए थे, वहाँ पे धरना दिया था। तो वहाँ पे परिवार थे उस टाइम पे 27। हम थे जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, राजस्थान, पंजाब, एक गुजरात से। गुजरात वाला के आपको बताऊं तो वहाँ से एक परिवार के एक लड़के ने जी यूक्रेन के आगे हथियार डाल रखे हैं और वो वहाँ पे पकड़ा हुआ। उन्होंने जब वीडियो वायरल की वहाँ से फौजियों ने, एक भाई गन उसके सिर पे कनपट्टी पे लगा रखी है, तो उन्होंने वो वीडियो वायरल की। तब घर वालों को पता चला, यहाँ पे भेजी तो पता चला। और एक परिवार बॉम्बे से था और एक हैदराबाद से। उस टाइम पे 27 परिवार थे जब हम वहाँ पे गए, तो तकरीबन 100 के आसपास मतलब 27 परिवारों के 100 के आसपास इकट्ठे हुए थे इंसान। तो अभी आपने बताया कि आपके ग्रुप में 57-58 ऐसे पीड़ित परिवार, यानी कि जैसे जैसे पता चलता जा रहा है वैसे वैसे तादाद बढ़ती जा रही है। इन सभी की कॉमन चिंता क्या है सभी परिवारों के? सभी परिवार की कॉमन चिंता यही है जी भाई, उनसे न तो कोई संपर्क हो पा रहा है और यही चिंता रहती है। जैसे कंडीशन को देखते हुए वहाँ के जो हालात चल रहे हैं भाई, एक 99% दिमाग में यही आता है कि भाई शायद हमारे बच्चे जो वीडियो देखते हैं हम भाई, या फिर फ़ोटो देखते हैं, या फिर कोई एक आध बंदे से जैसे कि भाई बच्चे से ताल्लुकात होते हैं, वो कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है, तो वो यही बताता है यहाँ पर हालात बहुत ही नाजुक, क्योंकि कई बच्चों के परिवारों से बात होती हैं जो फ्रंट लाइन पे नहीं भेजे गए हैं, जो बंकर में हैं, और जैसे तैसे एक आध बार बाई कमांडर के फ़ोन से बात हो जाती हैं, तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ हालात बहुत ही नाजुक हैं। तो यही सोच रहे हैं भाई 99% वहाँ पर बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो यही दुआ करते हैं कि भाई हमारे सही सलामत घर वापस आ जाए, बच्चे जीवित वापस आ जाए। तो 99% परिवारों को ये डर है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चे का बच के आना बहुत ही मुश्किल। बिल्कुल। जो इनकी माएँ हैं, यानी कि जिनके बच्चे गए हुए, आदमी तो किसी तरह अपने मन को बहला लेता है, इनकी माओं का क्या हाल है? क्योंकि आप तो कईयों से मिले होंगे। जी, उनकी माओं का तो जी रो रो के बुरा हाल है। जैसे कि मैं जुनैदपुर गया था
कैथल में जिसका जो करमचंद नाम का लड़का की डेड बॉडी आई थी, मैं उनके घर पे गया था। तो उसकी 2 बहनें हैं और वो भाई अकेला ही था। अब उसकी डेथ हो गई तो घर वालों पे क्या बीत रही होगी। तो मैं जब घर पे गया तो उसकी मम्मी, उसकी दोनों बहनें और तो और उसके पिताजी भी मेरे गले लगकर इतने रोए थे, बहुत ही ज़्यादा रोए थे। घर का एक ही चिराग कमाने वाला वही लड़का और वो भगवान को प्यारा हो गया, तो क्या बीतेगी उसके घर, या सोच सकते हो आप भी। आपका भांजा भी गया हुआ है, आपकी बहन की क्या? मेरी बहन की दुर्दशा बहुत ही नाजुक हो रही है फिलहाल। हो सकता है कि भाई भगवान ना करे ऐसी घटना हमारे साथ हो जाए, भाई उसकी डेड बॉडी देखने को मिले तो मतलब ये सोच के ही बहुत सोच सकते हैं भाई, सोच के भी ये बहुत डर लगता है भाई। कल ने ऐसा पता चल जाए, भगवान ना करे, कि भाई उसकी डेड बॉडी देखने को मिल जाए, तो हो सकता है कि हमारे घर से फिर 2 अर्थियाँ उठेंगी, एक तो मेरी बहन की और एक देखो ये हालात हो रहे हैं। मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो हमारे हरियाणा के लोकल एमएलए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों जी या दूसरे दलों के हों, किसी से मुलाकात हुई, कोई आश्वासन मिला है? जी, सबसे पहले जी मैं बाई फेस मिला था ओम प्रकाश धनखड़ जी से, जो पहले हरियाणा प्रदेश के कृषि बीजेपी मंत्री प्रभारी थे, उनसे मिला था। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जी, उनसे मिला था मैं बाई फेस। तो उन्होंने जी मेल डाल दी और कॉल भी कर दिया था जयशंकर जी के पीए के पास। तो हमको यही आश्वासन दिया था भाई ठीक है भाई, मैंने ये कर दिया है, अब इसकी कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद हमने उनसे मुलाकात करके पूछा भाई क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा भाई आपकी कार्रवाई चल रही, प्रोसेसिंग में है, यही आश्वासन दिया। उसके बाद मैं मिला, यहाँ पर मैम में हैं एक रामचंद्र जांगड़ा जी, एमपी बीजेपी के राज्यसभा एमपी हैं। तो उनसे मिला, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपके जैसे 13 परिवार और मिल चुके हैं हमारे पास, तो उनकी भी यही मांग है, तो आपका भी नाम इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, आपकी भी ये मेल और एप्लीकेशन आप और कॉल कर देंगे। तो उनसे भी यही आश्वासन मिला। तो उनके पीए से भी मैंने बात की बाद में, भाई क्या रहा, बोला कि भाई आपकी ये मेल डाल दी थी, एप्लीकेशन भेज दी थी हमने, तो हो जाएगा आपका काम, कोई चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद हमने और आगे बढ़े भाई, सोचा कि भाई इनसे काम नहीं चलेगा, चलो कुछ आगे बढ़ा जाए। तो हम गए सीधे मंत्रालय में गए, तो वहाँ उनके पीए जयशंकर जी के पीए से मिले, विदेश मंत्री का जो पीए है विभूतिनाथ पांडे, उनसे मिले। उन्होंने हमको 55 बच्चों का डाटा दिया। भाई 55 बच्चे की लिस्ट हमारे पास 31 सितंबर को आई थी, 30-31 सितंबर को। तो ये भाई 55 बच्चों का डाटा हमारे पास, भाई आपके इंडिया से 55 बच्चे हमारे पास। तो ये लिस्ट बढ़ती घटती रहती है भाई, कभी कम हो जाती, कभी ज़्यादा हो जाती है। और उनमें से 11 बच्चे मिसिंग बताए गए थे हमें, 44 के नाम हमारे सामने बोले थे, और जो 11 बच्चे मिसिंग बताए गए थे उनके भी नाम बोले थे, ये बताया गया था हमें। तो जिन परिवारों के डेड बॉडी आई है, उनके परिवारों ने क्या बताया? अगर वहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो इंडिया डेड बॉडी मंगाना आसान रहता है, मुश्किल रहता है? ये तो जी देखो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसीजर है भाई। हम चक्कर लगाते हैं मंत्रियों के पास, ऐसे हो गए भाई हमारे साथ घटना, तो आप हो सकता है तो हमारे बच्चे की डेड बॉडी मंगवा दो, ऐसे तैसे करके चक्कर काटने पड़ते हैं। प्रोसीजर तो ये बहुत बड़ा है, तो सरकार ने ही मंगवाई थी दिल्ली तक, तो आ गया। मदन हेड़ी गांव में जैसे जब डेड बॉडी आई सोनू की, तो उसके साथ रशियन आर्मी की ड्रेस भी उन्होंने भेजी थी, जी बिल्कुल, आर्मी यूनिफॉर्म भी भेजी थी। वो क्या सोनू की यूनिफॉर्म थी या बस एक वो सिंबॉलिक के लिए भेजी थी? नहीं, वो तो सोनू की यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश थी बिल्कुल। तो एक झंडा भी भेजा था उन्होंने। वैसे उन्होंने तो जी अपने जो आदर सम्मान के साथ भेजा था, उनका बिल्कुल अच्छे से सम्मान। तो रशियन मतलब आर्मी ने उसको मतलब एक तरह से शहीद का दर्जा दिया है। तो साथ में कोई मुआवजा भी भेजा? ये तो देखो जी, जो कागज़ से भेजे थे उनमें कुछ रशियन भाषा में लिखा तो हुआ था, हमने कुछ जानकारी जुटाई थी, क्योंकि उसके साथ एक फ्रांसिस वो आए थे। अच्छा, रशिया से एक आए भी थे? जी बिल्कुल, एक लड़की थी और एक और था, वे दोनों आपस में बात करते थे।
ट्रांसलेट के द्वारा, एक ट्रांसलेट था, तो वे आपस में बात करते थे, तो वे वहीं से साथ में ही आए थे उनके। तो ये यानी कि रशिया से जो डेड बॉडी आती है साथ में दो साथ में अधिकारी जो भी अधिकारी तो नहीं थे वे, नहीं, अधिकारी रशिया के अधिकारी वे थे प्रेस वाले। अच्छा, प्रेस वाले। प्रेस वाले थे वे, अधिकारी नहीं आते। नहीं, रशियन आर्मी से कोई नहीं आया? नहीं, वहाँ से वो नहीं तो आया। फ्रेंच टीवी से कुछ पत्रकार आए थे। हाँ, वो अलग है। अच्छा, वो अच्छा, नहीं, फ्रेंच टीवी के पत्रकार, वो तो इंडिया में पोस्टिंग होती, वो अलग था। अच्छा, तो वहाँ से सिर्फ डेड बॉडी कॉफिन में आई और साथ में यूनिफॉर्म आई, बिल्कुल, और झंडा, मुआवजा झंडा आया था। कोई मुआवजा वगैरह की कोई अब तक कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं, मुआवजे वगैरह की कोई वो नहीं है। वैसे हमने जहाँ तक मतलब सूत्रों से पता चला है कि भाई कुछ मुआवजा देंगे, उसके लिए कुछ प्रोसेसर से गुजारना होगा, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे जमा करवाने होंगे। तो 21 दिन बाद का टाइम दिया था उन्होंने। तो अभी जो वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट को जमा करवाने के लिए जाएंगे, तो दो आदमी ने एक अपना भाई पासपोर्ट तैयार करवाया है, वे वहाँ जाएंगे, तो सब कुछ हो सकता है। मुझे बताया विभूतिनाथ पांडे से जब आप लोग मिले, जो एस जयशंकर के पीए, उन्होंने बताया कि अब कोई नई भर्ती, मतलब रशियन आर्मी ने बिल्कुल बंद कर दिया है, किसी भी फॉरेनर की वो भर्ती नहीं करेंगे आर्मी के अंदर, और कम से कम नए जो किसी को ट्रैप में नहीं आएंगे। ये कुछ बताया? आप तो थे उसमें। नहीं जी, हमको तो ये कुछ नहीं बताया। और उसके बाद भी हमें अभी एक सप्ताह पहले मिले थे हम जयशंकर के पीए से, तभी मैं खुद मंत्रालय में गया था, तो मेरी बात हुई थी उनसे। तो मेरे को ये बताया गया था कि हमारे पास उन बच्चों का अभी कोई नया अपडेट नहीं आया है वहाँ। जो आपको जयशंकर जी मतलब वहाँ पे गए हुए हैं, आपको वो जो भाई डाटा है वो लाएंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी हमारे पास नया अपडेट नहीं आया है, और जैसा कि हमने पहले बता दिया था भाई 55 बच्चों का, उसके बाद हमारे पास। तो आपको क्या लगा, केंद्र सरकार का रवैया पॉजिटिव है, सकारात्मक है, मदद करना चाहते हैं, या अभी ढीला डाला है? देखो जी, हमने जहाँ तक पता किया है तो जो 14 बच्चे हमारे यहाँ वापस आए हैं अभी 3 दिन पहले, आज तारीख होगी 22, यानी कि 19-20 तारीख को 14 बच्चे वापस आए हैं हमारे जो लिस्ट में थे, उनमें से बता रहे हैं। तो उनके घर वालों ने जी न तो देखो कोई मतलब कार्रवाई की किसी भी तरह की, क्योंकि हमने उनसे जब डिस्कस हुई हमारी, क्योंकि वे बंकर से इधर थे, बंकरों में थे, तो बंकर में रहते हुए शायद उनकी बात हो जाती है, किसी एक आदि की हो जाती, तो वे बताते हैं हमको, अब भाई मेरे पास मोबाइल 2 थे, तो एक जमा करवा लिया था उन्होंने, अब इसी से बात हो रही है, या फिर किसी कमांडर कोई अच्छा सा टकरा दे वहाँ की आर्मी का, तो उनसे फ़ोन लेके डिस्कस करते हैं हम। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने हमको मतलब टाल मटोली सा कर दिया, टाल दिया, मतलब ये बोला कि भाई हम भाई मीडिया के सामने नहीं आना चाहते, हम यहीं सेफ हैं, और जहाँ तक हो सके भाई वापस भी आने की कोशिश करेंगे जैसे तैसे। तो उन्होंने अच्छे से मतलब बात नहीं की। तो उनके घर वालों का हमने जैसे तैसे पता किया, तो वो मतलब बात करने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारे घर वालों से, हमारे बच्चों से तो हमारी बात होती है, यही बताया था उन्होंने। तो चलो अच्छी बात है भाई, तुम्हारी होती है, हमारे वालों को तो नहीं होती। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की है, न मेल डाली ना और कुछ। तो जहाँ तक हमारे संज्ञान में है, देखो सरकार कुछ % इसमें मतलब कार्रवाई कर तो रही है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मतलब अच्छे से नहीं कर रही है जो होनी चाहिए। अभी आप लोग क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? हम तो मांग यही करते हैं जी, देखो हमारे बच्चे सही सलामत वापस आ जाए। देखो सरकार अगर डेड बॉडीज ला सकती है तो वो जिंदों को भी ला सकती है, अगर उनके वे चाहे, सरकार चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सरकार भाई क्या करे, हमें तो जहाँ तक पता चला है कि भाई देखो रसिया के और अपने भारत के अच्छे संबंध है, तो ये मेलजोल करके बातचीत करके इसका समाधान निकल सकता है। वे जो एग्रीमेंट हुए हैं वे भी टूट सकते हैं अगर ये चाहे तो। अच्छा, जो अपने परिवार बताए हरियाणा के, कभी कोई नेता किसी ने विजिट किया किसी के घर पे सांत्वना जताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, कांग्रेस का, कभी कोई MLA विधायक कोई आया? जी
ये तो हमारे घर पे तो फिलहाल कोई नहीं आया है। हाँ, जो सोनू मदन एडी से डेड बॉडी आई थी जिसकी, उसके जो रस्म क्रिया चल रही थी उस दौरान एक जजपा का नेता है दुष्यंत, वो आया था। उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम आपके साथ हैं। दुष्यंत चौटाला की बात जी है? जी, दुष्यंत चौटाला दुष्यंत चौटाला आए थे वहाँ पे? जी जी जी, वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। और एक है जेपी है अपना हिसार से सांसद, एक वो आया था। और एक है विधायक जी हैं यहाँ से नारनौंद से जसी पेटवाड, वो तो उनके भाई रिश्तेदारी में पड़ते हैं जैसे, ऐसे ही कुछ। अच्छा, उन्होंने विजिट, बाकी कोई नहीं। और तो हरियाणा सरकार से कोई चिट्ठी मिली हो आश्वासन की? नहीं, हमने तो जैसे अपने के लड़के के बारे में ही बता रहे हैं हमें, तो कोई हमने हो गया जी 2 अक्टूबर को हमने में वो किया था, शिव विंडो पे लगाई थी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक। और जैसे उनके पास जाते हैं तो आपको बता दूँ एक और बात, वही सीएम के पास गए हम तो कई दफ़ा तो पहले जा चुके थे, उसके बाद हम गए तो हमने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है जी, क्या कार्रवाई चल रही है? बोला जी आपकी कार्रवाई चल रही है, प्रोसेसिंग में है, आपका काम हो जाएगा। तो एक बात मैं बताऊं आपको, उन्होंने ये जवाब दिया था, ये गलत दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमसे क्या बच्चे पूछ के गए थे? तो ये एक हमारे प्रदेश के सीएम हैं, उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मुख्यमंत्री की बात करें? जी जी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जवाब दिया हमें कि क्या हमसे पूछ के? हाँ, क्या सरकार से पूछ के गए थे भाई, आपकी कार्रवाई चल रही। देखो जी हमारे बच्चे हैं भाई, हमसे रहा नहीं जाता, हम तो जी बार बार इसलिए आते हैं भाई, आपने क्या कार्रवाई की है ये हो। तो ये थे श्री भगवान, इनके भांजे भी रशिया आर्मी उनको ज्वाइन करवाएगी, अभी बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। ऐसे हरियाणा के बहुत सारे परिवार हैं, जैसा कि इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया और अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरह से वो युवा सभी स्टडी वीज़ा पर गए थे लैंग्वेज पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको कैसे आर्मी ज्वाइन करवाई गई, ये कह करके कि उनको बाकी छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, फिर उनको गन थमा दी गई, फिर वो आज उनकी जान के लाले पड़े हुए हैं, कुछ की तो डेड बॉडीज़ भी आ गई है। कैसे सभी परिवार कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी लोकल नेताओं के पास घूम घूम कर बुरा हाल है, कैसे परिवार वालों की खाना पीना छुटा हुआ है, नींद हराम है। तो साथियों, ये आज का पॉडकास्ट श्री भगवान के साथ था ताकि आपको सच्चाई का पता लग सके और पीड़ित परिवार के मुंह से पता लग सके। इस बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें बताएं, और आपके गांव में आसपास कोई ऐसा और पीड़ित परिवार है तो उनका नाम और उनकी कहानी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। श्री भगवान जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।